थोड़ी तुम लोग बता देना था, एक पेपर अलग से ला के दे दो पैसा जमा करके। कहीं भी लिख दो। ठीक है, तो वर्ड्स याद आ गए आप लोग को? तुमने नहीं लिखा भास्कर? लिख लिया? दे देना। नहीं, स्कैन करके मेरा नंबर भेज देना। ठीक है। बर्थडे है क्या तुम्हारा आज? हैप्पी बर्थडे। ठीक है, थैंक यू। क्या हो गया? क्या मैं लेट नहीं हुआ? मैं तुमको कुछ लिखने दे दिया था ना, इसलिए तो निकला टाइम पे था। अब सामने एक ट्रैक्टर खड़ी थी, अब ट्रैक्टर को हटाने में टाइम लग गया। मतलब है ना, हम लोग प्लानिंग करते हैं लाइफ में, लेकिन हाँ। कल क्या करें? कल कुछ नहीं करेंगे, बच्चों से बाहर आ जाओ। अब हम लोग एडल्ट में आ गए हो, बच्चे नहीं रहे तुम लोग। चिल्ड्रंस, कल चिल्ड्रंस डे है। अब खैर बचपना तो खैर होल लाइफ रहना चाहिए, लेकिन कल पढ़ाई करेंगे। ठीक है। टाइम हमारे पास धीरे धीरे करके पता नहीं चलेगा, एक साल निकल जाएगा। सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो पहले तो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो करने का मन होगा। चलिए, कल हम लोग एथिक्स का सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिए थे, है ना? कल पूरा एथिक्स का सिलेबस हो गया था। तो दो क्लास निकल गई है, क्या नाम है, मधु कल दोनों क्लास देख लें, लेक्चर 1 लेक्चर 2 यूट्यूब में है। ठीक है। हाँ तो ठीक है, वो देख लीजिएगा। ठीक। चलिए, अब आते हैं हम लोग जो है, किस में आते हैं। कल हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया था। एक लास्ट में बता रहा था आपको कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा, है ना? उसके बाद फिर हम लोग आते हैं कंसाइंस, अंतरात्मा। तो ये वर्ड तो सुनते ही रहते हो आप लोग, है ना? अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, तो अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है? सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ, मतलब अंतरात्मा अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। राहुल, दो दो वीडियो देख लेना, लेक्चर 1 लेक्चर 2, बस टर्म्स वगैरह कुछ बताया था, बाकी सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। तो अंतरात्मा का मतलब क्या हो गया? अंतरात्मा का मतलब क्या हुआ? है ना, कई सारे वर्ड आते हैं, अंतरात्मा, इंट्यूशन, लगभग ये अंतर्दृष्टि, है ना, लगभग एक ही टाइप के शब्द है। इंट्यूशन भी बोलते हैं ना हम लोग, इंट्यूशन हो रहा है कि अच्छा होगा या बुरा होगा, है ना? गट फीलिंग भी बोलते हैं, है ना, गर्ल्स लोगों में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अंतरात्मा का मतलब क्या हो गया? अंतरात्मा का मतलब क्या हो गया? ठीक है, नहीं वो तो गलत कार्य करने से रोकती है, अलग है उस। हाँ, और कई जगह पे निर्णय जहाँ पे नहीं ले पाते हम लोग, है ना? अंतरात्मा मतलब अंदर, अंदर की आवाज, अंदर अंदर की आवाज, वॉइस ऑफ इनसाइड, है ना? तो हम लोग मान के चलते हैं, हमारे जितने भी दर्शन है मान के चलते कि हम लोग, शरीर तो बाहर से है लेकिन सभी क्या है? सभी क्या है? आत्माएं हैं। ठीक है, तो अंतरात्मा इसलिए कहा गया है कि अंदर से जो हमारी आत्मा की आवाज है ना, उसके कंटेक्स में ये वर्ड यूज किया गया। अंदर से का मतलब क्या होता है? कभी कभी हम लोग, आपका जो है, कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन अंदर से आवाज आती है कि नहीं ये गलत है, तो कुछ कई जगह पे ये, हम अंतरात्मा हमारी जो है अनैतिक कार्यों को करने से रोक देती है। अंतरात्मा के कारण से अनैतिक कार्यों को करने से क्या कर देती है, कभी कभी कई जगह पे जो है रोक देती है कि नहीं ये गलत है। आ रही बात समझ में? अंदर से एक आवाज आती है कि कभी कुछ करना चाहो, जैसे कभी कभी आप लोग मम्मी पापा से झूठ बोल करके कुछ इधर उधर दाएं बाएं करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आते रहती है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी अपने आप को उस अंदर की आवाज के कारण से रोक देते हैं, लेकिन कभी कभी उसके अगेंस्ट जा करके काम भी कर लेते हैं। लेकिन अगेंस्ट जाके जब काम करते हो,
तो उसके बाद गिल्ट फीलिंग आ जाती है कि मैंने, जैसे पहली बार अपने मम्मी पापा से किसी कारण से झूठ बोला होगा, बोला तो सभी ने होगा ठीक है, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि नहीं बोला बिल्कुल भी। तो जब पहली बार बोला होगा तो गिल्ट फीलिंग ज़्यादा रही होगी, है ना। पहली बार बोला होगा तो आपका जो है ज़्यादा, अरे मम्मी से झूठ बोल दिया, पापा से झूठ बोल दिया, वो गिल्ट फीलिंग। लेकिन दो चार बार जब झूठ बोलना स्टार्ट कर दोगे तो फिर वो गिल्ट फीलिंग खत्म हो जाती है, फिर वो हैबिचुअल आदत बन जाती है कि नहीं। तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्यों को करने से रोक देती है, जो अनैतिक कार्य या गलत कार्य होते हैं उसको करने से रोक देती है। इट प्रिवेंट या स्टॉप द डूइंग द अनएथिकल थिंग्स, है कि नहीं, स्टॉप्स डूइंग अनएथिकल थिंग्स। अंतरात्मा की आवाज़ कभी कभी क्या करती है कि कुछ हम गलत काम करना चाहते हैं उसको स्टॉप कर देती है, प्रिवेंट कर देती है, रोक देती है। दूसरा, कभी कभी हमें निर्णय लेने में क्या होता है, निर्णय लेने में अंतर्द्वंद होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। निर्णय लेने में क्या होता है, अंतर्द्वंद, इनर कॉन्फ्लिक्शन टू टेक डिसीजन, है ना। एंड समटाइम्स वी फेस, we all of face to take decision, इनर कॉन्फ्लिक्शन, है कि नहीं। इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, करे ना करे, करे ना करे ना। जैसे यूपीएससी की तैयारी करने सोचे होंगे तो अंदर से फिर से अंतर्द्वंद रहा होगा, करे ना करे, है ना। लंबा टाइम लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर बोले कि नहीं, कई लोग को सिलेक्शन होता है तो दोनों में कॉन्फ्लिक्शन रहेगा आप कह जो। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जब अंदर से फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी कारण से, तो फिर उस समय थोड़ा सा शांत होकर के बैठ जाओ। फिर आप कह जो है अंदर की आवाज़ सुनोगे, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है कि कर डाल या फिर मत कर। तो वो भी कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में क्या करता है, अंतरात्मा हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे एथिक्स से अंतरात्मा का क्या संबंध है, तो कभी कभी इसी तरह की स्थिति आपकी, जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे, है ना, इसलिए भी सिलेबस में एक पार्ट है हमारा, सिलेबस में अंतरात्मा करके एक अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है। तो जब कल के दिन प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे तो कई जगह पर आपको क्या होगा, निर्णय लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, अंतर्द्वंद रहेगा, है ना। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस कहेंगे कि ये निर्णय जो है नियम के अनुसार गलत है, लेकिन अंदर से आवाज आए कि नहीं, उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है ना। हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन, ऐसी कुछ स्थिति आ जाए आपके पास कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, किसी गरीब को हेल्प करना है, किसी कारण से किसी बुजुर्ग को हेल्प करना है, लेकिन आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको जो है उसको किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठा रहे, तो अंदर से लगे नहीं कि थोड़ा सा बियॉन्ड द रूल्स जा करके भी इसको हेल्प करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके निर्णय ले सकते हैं। और अंतरात्मा की आवाज़ कहा जाता है कि गलत नहीं होती है कि नहीं। तो इसीलिए एक फिलोसफर है, थिंकर है, किरकेगार्द, किरकेगार्द, है ना। ये सब बताता हूँ, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका एक स्टेटमेंट है, ठीक है। किरकेगार्द, है ना, किरकेगार्द, आपका जो है किरकेगार्द। तो ये कहते हैं कि महान से महान व्यक्ति भी यदि कोई बड़ा से बड़ा निर्णय भी लेता है, वह तब तक सही नहीं कहा जा सकता है जब तक उसकी अंतरात्मा उसको सही नहीं मानती है ना। हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे कि कोई महान से महान व्यक्ति, महान से महान व्यक्ति भी बड़े से बड़ा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय लेता हो या लेता है, वह तब तक सही नहीं है, वह तब तक सही नहीं है जब तक आपकी अंतरात्मा उसको स्वीकार ना करती हो। आ रही बात समझ में? इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे कि any of great decision taken by any of great people, any of great decision taken by any of great people, great person, it can't be said right
can't be said right if it is not approved by conscience. आ रही बात समझ में? तो ये इस कंटेक्स्ट में जो है ध्यान रखना है। तो अंतरात्मा, बाकी डिटेल तो पढ़ेंगे, अभी अंतरात्मा का मतलब समझ में आ गया, और एथिक्स में इसका क्या रोल है ये भी समझ में आ गया होगा, और अपने डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। इसी को थोड़ा सा, जैसे होता है क्या, एक फ्रायड, सिगमंड फ्रायड एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, सिगमंड फ्रायड। फ्रायड 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 फ्रायड, हाँ, स्पेलिंग देखना, फ्रायड की स्पेलिंग क्या होगा? क्या? फ्रॉड, फ्रॉड मत कर देना। सिगमंड फ्रायड, FREUD, FREUD, इंग्लिश वर्ड है ना, इंग्लिश सबसे बेवकूफ़ लैंग्वेज है। BUT बट होता है, PUT पुट हो जाता है ना, BUT बट होता है, PUT पुट हो जाता है, CHE केमिस्ट्री होता है, और CHOP चोपड़ा हो जाता है। समझ गए ना भाई? तो इसलिए कैसे विश्वास करें कि किसका मतलब कब कहाँ पे क्या होगा? तो इसलिए इसको सबसे बेवफा लैंग्वेज कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड जो है ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। ये ह्यूमन पर्सनालिटी का एनालिसिस करते हुए कहते हैं कि हमारे पास तीन, हमारे जो मन है, हमारा जो माइंड है ना, मन को इंग्लिश में माइंड ही कहते हैं ना, मस्तिष्क नहीं, ब्रेन तो अलग हो गया, मन अलग हो गया, ठीक है ना। तो मन जो सबसे बड़ा, मन हमारा माइंड, इंग्लिश मतलब माइंड, इंग्लिश में माइंड है ना, माइंड जिसको बोलते, ब्रेन अलग हो गया, ब्रेन अलग है, मन अलग है। मन आपका जो सोचता है विचारता है, जो सोचता विचारता है तो आत्मा है, लेकिन मन है कि वो सबसे ज़्यादा चंचल या धोखेबाज है, ये मन है ना। मन, पढ़ने का मन करता है, फिर कभी लगता है कि नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ो, घूम फिर लो, तो मन के कंट्रोल में नहीं रहे। तो मन को जो कंट्रोल करना सीख गया वही जीवन में कुछ कर सकता है। अदरवाइज मन के हिसाब से चलोगे तो मन तो कभी पढ़ने का नहीं करता है, सुबह उठने का नहीं करता है, लेकिन जिसने मन पे कंट्रोल करके सुबह उठना सीख गया वही आपका विजेता बन सकता है। तो मन के तीन भाग बताए, ईड, ईगो है ना, सुपर ईगो। ये सब ध्यान से कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना, ऐसे वैसे जहाँ पे डाल सकते हो, कई जगह डालना पड़ सकता है। इंग्लिश में भी हिंदी में भी ईड, ईगो, सुपर ईगो कहा जाता है। यहाँ पे ईगो का मतलब अहंकार है, घमंड से नहीं है ना। ईगो का मतलब जनरली जो हम लोग ईगो का मतलब कल बताया था, ईगो मतलब क्या लेके चलते हैं, आपका अहंकार के रूप में लेके चलते हैं, या आपका घमंड के रूप में लेके चलते, उस वर्ड का मतलब। तो यहाँ पे उसका मतलब ये नहीं है। तो फ्रायड कहता है कि ईड जो है ये सबसे आपका जो है बदतमीज मन है। बदतमीज का मतलब ये हमेशा आपको गलत काम करने के लिए खींचते रहेगा, है ना। अनैतिक मन, 100% अनैतिक कह सकते हुए 100% अनैतिक कार्य करने की ओर खींचेगा। अनैतिक, इमो इमो सुपर ईगो, सुपर ईगो, हाँ, आईडी कुछ नहीं है, बस ये उसने कहा ईड नाम दिया हुआ है। ईड, मन के तीन प्रकार बताया उसने कि मन के तीन हिस्से हमारे हैं। एक है ईड, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसने कहा ईड। तो ईड, ईड जो मन है, जो मन की जो ईड वाली स्थिति है वो हमेशा अनैतिक मन है, 100% अनैतिक, मतलब ये हमेशा गलत काम करने की ओर आपको बोलते रहेगा। आ रही बात समझ में? हमेशा आपको किसकी ओर खींचते रहेगा, आपका जो है जो गलत काम है। राहुल बाबू इधर इधर, ठीक है, फोन वोन छोड़ के।
सुपर ईगो जो है ये 100% नैतिक मन है, बोलेगा कि कुछ भी गलत नहीं करना है, जीवन 100% में सब सही सही, 100% ईमानदार, 100% आपको लॉयल, 100% क्या होना है आपका जो अच्छे काम करना है। 100% नैतिक मन मतलब 100% अच्छे काम करने की और आपको क्या करेगा, बोलेगा। तो हमारा जो जीवन है इन दोनों के अंतर्द्वंद में चलते रहता है। एक मन कहता है कि नहीं, घूम फिर लेते पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, दूसरा मन कहेगा नहीं, जीवन में कुछ करना है तो पढ़ लिख लेते। एक ही मन है लेकिन मन के 3 हिस्से बताया फ्रायड ने एनालिसिस करके, ह्यूमन एनालिसिस करके। अब यहाँ पर यह है कि आप 100% नैतिक हो जाओगे तो फिर ठीक है, थोड़ा भी झूठ बोलोगे, झूठ नहीं बोल पाओगे घर वालों से। रो, रोज बेल्टी बेल्ट खाओगे, ठीक है, रोज पीटोगे, ठीक है, समझ गए। लड़कियां नहीं पीटती है। बॉडी का तो नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक पहले से इनबॉर्न सॉफ्ट कॉर्नर जो है, मम्मी मम्मी तो पीट भी देगी, पापा जनरली लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं, है ना। मम्मी मम्मी तो दोनों को उठा लेती है, ठीक है, मम्मी दोनों को उठा लेती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन पापा जनरली मैंने देखा है कि, हालांकि मेरी खुद की बेटी नहीं है तो उतना फील नहीं, लेकिन मुझे लगता है जैसे भतीजी उतीजी है मेरी छोटी वाली, ये सब चीज़ें जो है, तो कभी मतलब उसको देख कर लगता नहीं कि इन पे कोई हाथ उठा पाएगा, ठीक है। तो एक उसका आ? हाँ, फिर से मैंने कहा ना 100% अच्छा तो कोई हो नहीं सकता है, अभी मैंने पढ़ा है आप लोग को, 100% बुरा कोई नहीं होता, दोनों के बीच की स्थिति रहती है। ऐसा नहीं कि लड़के खराब होते हैं, लड़के आपके जो थोड़ा सा ऊपर वाले नहीं अलग से बना के भेजा है, कुछ चीज़ें आपको अलग से एक्स्ट्रा दे रखी है ना, थोड़ा सा पहले से आपके जो है मतलब नेचुरली आप लोग को कुछ ऐसी चीज बना के दे रखी है कि आप पहले शांत स्वभाव या बहुत ज़्यादा खुरापाती दिमाग नहीं लगाते हो। और लड़का थोड़ा सा खुरापाती पहले से ही रहता है, बचपन से ही आपको कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग लगाते हैं अधिकांश लोग, ठीक है। अब कुछ कभी कभी एक्सेप्शनल हो जाता है कि कुछ लड़कियों में आ जाते हैं खुरापाती दिमाग, तो फिर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन जनरली ये नेचुरल है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम दोनों ही स्थिति में, अनैतिक और अनैतिक दोनों ही स्थितियों के बीच में क्या करते रहते हैं, हमारे बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो होता क्या है कि जब ईगो, ये बैलेंसिंग स्थिति है, दोनों के बीच बैलेंस की, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई कि कहाँ पे थोड़ा सा अपना लाइफ, पर्सनल लाइफ जीने के लिए झूठ बोला जा सकता है। तो ये बैलेंसिंग स्टेट कौन सी होती है, तो इंसान जो सुखी रहता है या सही इंसान वही होगा, या सही डिसीजन कौन सा होगा जो दोनों के बीच की स्थिति लेकर के चलता है। आ रही बस समझ में, क्योंकि हमेशा सच बोलना भी हमेशा अच्छा नहीं होगा। जैसे अब कोई तलवार लेकर के किसी को दौड़ा रहा है, आपने देख लिया कि वो इधर भागते हुए गया, आपसे पूछा कि वो किधर गया, अब मालूम है कि इसको बता दूंगा सही बात, सच्चाई, हमें वहां पे सच बोलूंगा तो उसकी जान जा सकती है। तुम्हें क्यों मारेगा, तुम्हारा दुश्मन थोड़ी, वो तो एक किसी पर्टिकुलर के, उसको कैसे पता चलेगा झूठ बोल रहा है करके, ठीक है। ठीक है, वो तो या तो पता नहीं बोल दो किधर गया क्या नहीं गया, है कि न्यूट्रल स्थिति हो गई, या फिर गलत रास्ता बता दो ताकि उसकी जान बच जाए। भले ही किसी भी कारण से दौड़ा रहा हो, लेकिन किसी की जान जानबूझ करके लेने की कोशिश कर रहा है तो गलत तो है ही है। तो आपका कम से कम तो वहां पे ये जो झूठ बोलना है वह आपका जो है अनैतिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी की जान बचाई आपने जो है उस कंटेक्स में देखेंगे तो इसलिए हर सिचुएशन में चीज़ें क्या होती है आपकी अलग हो सकती है ना। कुछ कामों के लिए आप लोगों को न चाहते भी मम्मी पापा से झूठ बोलना पड़ता होगा, तो वहाँ पे है ना, यदि आप कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं कर रहे, छोटा मोटा पर्सनल लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं तो वो उतना अनैतिक नहीं है। लेकिन कुछ उसके कारण से कुछ गलत कामों में फंस गए तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो डिसीजन होता है वह किस पे डिपेंड रहता है, आपका जो है ईगो पे। तो ईगो डेवलप नहीं होता, बच्चा जब पैदा होता है तो ये वाला होता है, जब बच्चा पैदाइशी बच्चा होता है ये ईड वाला होता है, पूरी तरह से उसको पता नहीं होता समाज वमाज क्या होता है, कुछ नहीं हो, दुनियादारी कुछ भी नहीं पता है। वो एक जानवर के बच्चे और इंसान के बच्चे में कोई अंतर नहीं होता, बस शकल सूरत और बॉडी फिजिकल अलग होता है, ठीक है। लेकिन हमारी जो परवरिश है, पेरेंटिंग होती है, हम उसको सिखाते हैं समाज के द्वारा, इसको हम लोग कहते हैं सामाजिकरण कहते हैं, सामाजिकरण।
सोशलाइजेशन कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परवरिश कहते हैं। तो सोशलाइजेशन के दौरान सिखाया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है ना। सामाजिकरण बताऊंगा, सामाजिकरण। तो सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ अभी एक दो क्लास में टर्म्स ही चलेंगे आपके। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परवरिश, है ना, कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उसको सिखाया जाता है क्या गलत है क्या सही है। प्यार से सीख गए तो ठीक, लेकिन प्यार से सीखने को तैयार नहीं होते, तो मजबूरी में थोड़ा सा डांटना या फिर थप्पड़ उठाना पड़ता है बच्चों। मतलब हमारी जो, मैंने कहा ना कि अभी तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है वो पिछले जन्म में कहीं और दूसरे शरीर में आत्मा रही होगी, तो उस जन्म के जो कुछ कर्म है, हालांकि मेमोरी भूल जाती है जब नया बच्चा पैदा होता है, लेकिन कुछ तो कम से कम कर्म जो उसके साथ ट्रांसफर होकर के आई जाते हैं। इसलिए एक ही घर में दो बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस भी है, तो भी दोनों के बिहेवियर में अंतर होता है, जबकि दोनों को तो सेम परवरिश मिल रही है, तो दोनों का बिहेवियर तो सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि ट्विंस है आपके जो है। इसका मतलब है कि पहले से भी कुछ लेकर के वो अपने कुछ सोच विचार लेकर के, कुछ थॉट्स लेकर के, कुछ अलग आदतें लेकर के पैदा हो रहे। समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ मधु, समझ में आ रहा है ना, कि ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे तुम भाई बहन हो गए, एक ही कोख से पैदा हुए, है ना, समान परवरिश समान माहौल बचपन से आपको मिल रहा है ना। हो सकता है थोड़ा सा पार्सलिटी रहती है, लेकिन दो बहनें हैं तो मान लो सेम सेम है, लेकिन दोनों के बहनों के आदतों में अंतर होगा, आपकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, खाना पीना पहनना ओढ़ना, उनमें डिफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है। क्यों, जबकि दोनों तो सेम परवरिश में पल बढ़ रहे हो, सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको दोनों को, तो आदत भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। एक ही जीन से पैदा हो रहे, जीन्स आपके सेम है तो, है ना। आप तो ट्विंस का मतलब लगभग जीन्स सेम होते हैं, उसके बाद में उनमें अंतर दिखता है। इसका मतलब है कि पहले से भी कुछ ना कुछ हम अलग आदतें लेकर के पैदा हो रहे। कुछ हर तरीके से सोचता है, कुछ किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है, आ रही ना बात समझ में। तो इसका मतलब हम पहले से भी कुछ ना कुछ, तो इस सोशलाइजेशन के दौरान, सोशलाइजेशन का मतलब होता है सिखाना, समय के साथ सिखाना। एक तो माँ बाप सिखाते हैं, दादा दादी और जो भी घर में रहते हो उनके साथ वो सीखेगा कुछ ना कुछ, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल में कुछ सीखता है आपका जो है कि नहीं, वहाँ पे लर्न करता है आपका जो है। तो उसको क्या सिखाया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, और इस तरीके से उसको जो है सुपर ईगो की ओर लाया जाता है, उसको नैतिक बनाने की प्रयास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और 100% क्या है कैसे बताया जाता है। तो अब आपने सीख लिया, अब आपके जो होगा, आपकी जो स्थिति होगी वह सोच समझ के आधार पर, किसमें बैलेंसिंग स्थिति कौन सी होगी आपकी, ईगो वाली, है ना, कि न तो बहुत ज़्यादा, कभी कभी 100% पॉसिबिलिटीज इसकी भी नहीं है। और अब कोई व्यक्ति इधर ज़्यादा झुक गया तो वही फिर गलत व्यक्ति या क्रिमिनल टाइप के लोग बन जाएंगे, है ना। जिसका परवरिश बचपन में ठीक नहीं मिली, जिसको बचपन में परवरिश ठीक नहीं मिली, सही माहौल नहीं मिला, मैंने कहा पशु के समान ही है। पैदा जब बच्चा होता है तो वह मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होता है, हमको बस सिखाया जाता है प्यार से समझा करके। अब और बच्चा जो सीखता है वह बार बार सिखाने से नहीं सीखता है, आप देख करके ज़्यादा सीखते हो, आप ऑब्जर्वेशन मेथड से ज़्यादा सीखते हो। पढ़ेंगे साइकोलॉजी में, एक बांडूरा करके है, उन्होंने पूरा अध्ययन करके बताया कि व्यक्ति जो सीखता है या बच्चे जो सीखते हैं उसको बार बार बताने से उतना नहीं सीखते हैं, वो जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मम्मी पापा का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो, चाचा चाची जो भी घर में कंबाइन फिर उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो, दादा दादी का कर रहे हो, फिर बड़ा होकर के थोड़ा सा बाहर निकलेगा, अपने बराबर के छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलेगा, उनके मम्मी पापा वगैरह से मिलेगा, उनको भी देख रहा है, तो उन सबको देख करके वो सीखता है ना। उसको बहुत ज़्यादा सिखाओ कि पूजा पाठ कर लो, पूजा पाठ कर लो, कभी नहीं सीखे, लेकिन आप डेली कर रहे हो। जैसे मेरे बच्चे पूजा पाठ करना अभी तक नहीं सीखे, क्यों, क्योंकि मैडम और मैं दोनों में से पूजा पाठ डेली हम कोई नहीं करते, कभी कभार बस दिया लगा देंगे, थोड़ा सा हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, उतना ही हमारा काम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे, यदि उसको मैं जबरदस्ती बोलूँ पूजा पाठ करो, जैसे घर जाते दादा दादी डेली पूजा पाठ करते हैं, तो उनको बोलो जाके पूजा पाठ कर लो, आरती कर लो, उनके साथ बैठ कर वो भी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि सीखा ही नहीं बचपन से, क्योंकि हमने उसको, हाँ, अब सिखाने बोलते जरूर है कि पूजा पाठ करो, लेकिन हम खुद नहीं कर रहे तो वो कहाँ से करेंगे। तो इसलिए हाँ, अधिकांश जो बिहेवियर होता है वह पेरेंट, हाँ, जो माहौल है उसके हिसाब से मिलता है। आ रही ना बात समझ में। तो ये जो स्थिति होती है वह क्या होती है आपकी, बैलेंसिंग होती है। अब आपका जो ये ज़्यादा डेवलप है सुपर ईगो, तो आप क्या होंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे,
आपका सुपर ईगो ज़्यादा डेवलप हो गया परवरिश और समाजीकरण के दौरान, तो आप क्या बनोगे, आपका अच्छे इंसान बनोगे। लेकिन ये आपका डेवलप नहीं हो पाया तो आप यही के यही रह जाएंगे। आपका सही डिसीजन, जो बैलेंसिंग स्थिति है बीच की, सबसे अच्छी स्थिति बैलेंसिंग, ना तो बहुत ज़्यादा नैतिक ना अनैतिक, जीवन में जीने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। यदि आप ये डेवलप नहीं हो पाया तो आप ये आपका हावी रहेगा, ये डोमिनेंट रहेगा। तो अनैतिक मन ये डोमिनेंट रहेगा तो आप हमेशा गलत कामों की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आप ही अपने फ्रेंड सर्किल में देख लो, कई लोग आए होंगे पढ़ने लिखने के लिए बिलासपुर, लेकिन पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब काम कर रहे होंगे, है कि नहीं। और कुछ तुम जैसे अच्छे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए यार पढ़ाई लिखाई ही कर रहे हैं, समझ रहे हो भाई। तो अंतर दोनों में क्या है कि उनका ये वाला मन हावी है, उनका ये वाला मन हावी है, तो इसलिए जो मेन काम, और आप लोग का ये वाला मन हावी है, ज़्यादा डेवलप्ड है। आप लोग की परवरिश, आप लोग के घर वालों ने इनको ज़्यादा समझा, ज़्यादा डेवलप किया है आपका जो आपकी परवरिश के दौरान। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका निर्णय लिया जाता है। तो अंतरात्मा, तो इसका इनका इतना फ्रायड ने भी अंतरात्मा का मतलब कहा है कि सुपर ईगो जिसका ज़्यादा डेवलप होता है तो अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार क्या कर लेता है, आपका डिसीजन लेता है। आगे बस समझ में। तो ये फ्रायड का कॉन्सेप्ट है, तो ये कहीं कहीं यूज करना है, इसको आएगा। हाँ, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ये आपका तो सिगमंड फ्रायड नाम है, सिगमंड फ्रायड। ठीक है ना, मेरी आवाज़ आती है ना आपको, ना जो बोलता हूँ समझाना चाहता हूँ, समझ जाते हो ना, ठीक है। और हाँ, किसमें ईगो एक नेगेटिव सेंस में हो गया है ना। प्राइड हो गया तो आपने अच्छा काम किया तो उस पर हम आपको प्राउड करते हैं, है ना। प्राउड मतलब घमंड वर्ड, हिंदी में दोनों के लिए घमंड वर्ड है, लेकिन घमंड वाला अच्छा नहीं है ना। तो ये ईगो का मतलब हो गया कि आपका अहंकारी होना, सिर्फ अपने आप को ही, अपनी चीज़ों को ही सबसे बड़ा समझना, मैं करते रहते। जो लोग मैं करते रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, आपके इगोइस्ट होते हैं कि मेरा ये मैं तो है, मैं मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से वो, मैं करते रहते घर में या आसपास पड़ोस के लोग। तो मान के चलना बहुत ज़्यादा इगोइस्ट है, तो एक नेगेटिव सेंस हो गया। और प्राउड करना या प्राइड का मतलब हो गया आपका पॉजिटिव सेंस ने। आपने कोई अच्छा काम किया तो पेरेंट्स को क्या होगा, आपका प्राउड फील होगा, है कि नहीं। आप अच्छा काम करेंगे तो बच्चों को, पेरेंट्स को क्या होगा, आपका प्राउड फील होता है। तो वो प्राउड का मतलब हो गया आपका शाबाशी के संदर्भ में हो गया कि आपको, आपका क्या कर रहा है, आपका थोड़ा सा अहंकार वर्ड नहीं करेंगे, अच्छा फील करेंगे। प्राउड के लिए हिंदी वर्ड नहीं है कोई अच्छा, प्राउड ही बोलते। प्राउड मतलब गुड फील, हाँ हाँ, गर्व वर्ड है। हाँ, तो हर हर वर्ड्स की जो मीनिंग है, दो अलग अलग वर्ड्स है इसके बाद। जैसे मैंने कहा हिंदी में घमंड है और इंग्लिश में, सॉरी, एक वर्ड है आपका गर्व। दो अलग अलग शब्द है, इसका मतलब है कि दोनों की जरूरत अलग अलग क्यों पड़ी, जब तो एक शब्द से काम चला लेते। तो घमंड नेगेटिव सेंस में हो गया, अहंकार ईगो के कंटेक्स्ट में हो गया, और गर्व क्या हो गया आपका पॉजिटिव सेंस में। तो हमेशा जैसे इंग्लिश में आपके पास दो वर्ड है, बिलीफ और फेथ। इन जनरल दोनों को हम लोग सिनोनिम्स के रूप में लेके चलते हैं, बट भाषा विज्ञान में, लिंग्विस्टिक साइंस में कोई भी दो वर्ड 100% सिनोनिम्स नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं कहूँ कि आई बिलीव इन गॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फेथ इन गॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ पे एग्जैक्टली सिनोनिम्स के रूप में रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन यदि मैं कहूँ कि आई बिलीव देयर इज अ रेन इन टूडे, मुझे विश्वास है कि आज क्या होगी, आप क्या बारिश होगी, सही है। आई बिलीव देयर इज अ रेन इन टूडे, ठीक, आज क्या होगी, बारिश होगी। लेकिन मैं कहूँ आई फेथ देयर इज अ रेन टूडे, सही है क्या। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं होगा। तो इस तरीके से वर्ड्स क्या होते हैं आपके रिप्लेस, कई जगह पे रिप्लेसमेंट हो भी सकता है और कई जगह पे रिप्लेसमेंट सिनोनिम्स के रूप में काम नहीं करते, है ना। हिंदी में होता है विश्वास और आस्था, हिंदी में दो अलग अलग वर्ड है इसके लिए। कौन से आपके, आस्था, मुझे विश्वास है, मुझे भगवान पर विश्वास है, वो भी सही है। मुझे भगवान पर आस्था, ये भी सही है। लेकिन मैं कहूँ मुझे विश्वास है कि आज बारिश होगी, सही है।
लेकिन मुझे आस्था है कि बारिश होगी बोलूंगा तो या नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चित निश्चित नहीं, सिचुएशनल है। मैंने कहा ना कि कई जगह पे दोनों सिनोनिम्स हो गए कि मुझे भगवान पर विश्वास है, ये भी सही है, मुझे भगवान में आस्था है, ये भी सही है। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे विश्वास आज बारिश होगी, ये सही है, लेकिन आस्था है कि बारिश होगी वो गलत। तो सिचुएशनली कई जगह पे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एनीवे, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब आते हैं हम लोग जो है एथिक्स पढ़ना कैसे है ना। एथिक्स जो हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो एथिक्स पढ़ने का अप्रोच क्या होगा आपका, पढ़ने का अप्रोच को दृष्टिकोण कहते हैं, या ठीक है अप्रोच टू लर्न है ना। पढ़ने का दृष्टिकोण या पढ़ने का हमारा जो है तरीका क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हम मैथ्स टाइप का एथिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। मैथ्स में क्या होता है, 2+2 हमेशा सबके लिए 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि 100% कुछ ना तो गलत होगा, ना 100% कुछ ना कोई 100% राइट होगा, ना 100% आपका जो है रॉन्ग होगा, है ना। 100% 0 रॉन्ग, तो ये दोनों के बीच की स्थिति होगी, है ना आपके अप्रोच। तो इसको अप्रोच का मतलब है कि थोड़ा सा हमें माइंड सेट क्या रखना है, दूसरे तरीके से पढ़ना है। एकदम 100% सही है गलत सोच करके नहीं पढ़ना है। तो पहला हम लोग कहते हैं आपका जो है, पहला अप्रोच जो लेते हैं हम लोग, वह है आपका वैल्यू न्यूट्रलिटी, है ना। वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता। वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता, इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो अप्रोच होगा वह हमें एथिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट, उसको मूल्य तटस्थ होकर के पढ़ना है, वैल्यू न्यूट्रलिटी के साथ पढ़ना है। इसका मतलब क्या है कि हम सबके वैल्यूज अलग अलग है, हम सबके वैल्यूज अलग अलग। जैसे मैंने कहा ना कि जो शाकाहारी है वो और मांसाहारी, दोनों के वैल्यूज अलग अलग है। जो मांसाहारी है उसके लिए जीवों के प्रति उतना प्रेम नहीं होगा, है ना। जो मांसाहारी है उसके लिए जीवों के प्रति उतना प्रेम नहीं होगा। लेकिन जो शाकाहारी है संभावना है कि थोड़ा ज़्यादा होगा, संभावना है, 100% जरूरी नहीं कि शाकाहारी इसका मतलब कि वो प्रेम करता ही होगा जीवों से, जरूरी नहीं, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि नहीं। तो दोनों के मूल्य अलग अलग है। अब हमें कोई निर्णय लेना है कि क्या अच्छा है क्या गलत है, तो आप 100% ये नहीं बोल सकते कि शाकाहारी अच्छे, 100% ये गलत नहीं बोल। आप शाकाहारी हो तो ये मत बोलना कि हमें 100% शाकाहारी लोग अच्छे, मांसाहारी तो ये मत बोलना कि मांसाहार अच्छा है। तो अपनी अपनी चॉइस है, तो हम अपने मूल्य को क्या रखें, तटस्थ रखें। हम शाकाहारी या मांसाहारी छोड़ो, आपको एक लॉजिकल आंसर लिखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि शाकाहारी या मांसाहारी होने में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका आंसर क्वेश्चन हो गया। फिर से कोई बेटर नहीं बोलोगे तो भी काम नहीं चलेगा, है ना। क्वेश्चन क्या हो गया कि शाकाहार या मांसाहार, है ना, कौन सा अच्छा है, ये क्वेश्चन है, सबके लिए एक ही क्वेश्चन है। अब नॉर्मली क्या होगा, जो शाकाहारी ये बोलेगा कि ये नहीं खाना चाहिए, वो गलत है, अनैतिक है, ये सब दुनियादारी, मांसाहारी को 10 गाली दे करके 10 नेगेटिव बता के आंसर लिख देगा, तो गलत है, राइट। अब जो खाता है वो प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि मांसाहारी ठीक है, नहीं खाएंगे तो बहुत सारे जीव जंतु बढ़ जाएंगे, ठीक है। या दूसरा लॉजिक ये दे देंगे कि एक पूरा पोल्ट्री जो इंडस्ट्री वो चल रही है ना, तो कुछ लोगों को रोजगार मिल रहा है हमारे कारण से। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए उस तरीके से वो भी लॉजिक दे सकता है, वो भी आपका क्या कर सकता है, लॉजिक दे सकता है। समझ रहे हो ना भाई। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत है, 100% चीज़ों को मानना। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा कि अपने चॉइस की बात है
अपने चॉइस की बात है कि किसी को शाकाहार पसंद है, किसी को मांसाहार पसंद है। और डिपेंड करता है कि बचपन से किस परवरिश में आप पले बढ़े, है ना। कभी कभी शाकाहारी परवरिश में होने के बाद भी बाहर निकलने के बाद दोस्तों का प्रभाव ज़्यादा हो गया तो मांसाहार बन जाते हैं। जैसे मेरे घर में शुद्ध शाकाहारी, मतलब पापा जी और मम्मी तो पहले शादी के पहले खाती थी बोलते, लेकिन जैसे शादी हुई तो पहली कंडीशन थी कि शादी तभी होगी जब शादी के बाद, पहले ज़माने में चलता था। अब कंडीशन रखेंगे, बोले ठीक है मत करो भाई शादी, दूसरा देख लेंगे, ठीक है। पहले ज़माने में चल जाता था, तो पापा जी की कंडीशन थी कि शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, घर में भी नहीं बनेगा और बाहर भी नहीं खाना, ये कंडीशन थी। तो उस समय अब गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ऐसे ही कम मिलते, पापा जी टीचर थे, तो उस समय में आज से 70 साल पहले, 60 साल पहले नौकरी वाले लड़के के लिए इतनी कंडीशंस तो मान ली गई होगी, ठीक है, या फिर घर वाले ने बोला होगा बेटा छोड़ देना। लेकिन आज कंडीशन रखेंगे तो माई चॉइस माई रूल, ठीक है, माई रूल माई चॉइस, कोई तुम्हारी कंडीशन क्यों माने, ठीक है, मेरा अपना शौक है खाने का तो मैं खाऊंगा, बोल करके मत करो भाई शादी, दूसरा देख लेंगे, तुम्हारे टाइप के हजारों आ जाएंगे। तो ये हो सकता है। तो अपनी अपनी चॉइस है, तो न शाकाहार बुरा है, शाकाहार 100% अच्छा है, न मांसाहार 100% बुरा है कि नहीं। हमें अब यहाँ पे लॉजिकली सोचना है कि लॉजिकली सोचने के लिए हमें कुछ प्रकृति के नियम को सोचना पड़ता है कि प्रकृति ने एक व्यवस्था क्या बनाई है। देखो जो भी हमारे कानून बने हुए है ना, जो भी हमारे लॉस है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो लॉ माना जाता है वो प्राकृतिक नियम माने जाते हैं। सबसे बड़ा जो माना जाता है वह क्या माने जाते हैं, प्राकृतिक नियम। का मतलब है जो पृथ्वी पर आपके क्या है, नेचुरली विद्यमान है, एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरली क्या है आपके जो है एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए किसी ने बना करके नहीं दिया है। आ रही ना बस, जैसे नदी है तो हमेशा ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर बहेगी, राइट, ग्रेविटी नीचे की ओर ही रहेगा तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे ही काम करेगा, ऊपर तो काम करेगा नहीं, है कि नहीं। उसी प्रकार मैंने कहा कि पेड़ पौधे है तो उसको पत्थर भी मारोगे तो बेचारा क्या करेगा, फल फूल ही देगा। तो उसका एक स्वधर्म क्या है आपका जो है, उसका जो मूल गुण है वह क्या है, आपकी सेवा करना, है ना। धूप लगेगी तो छांव दे देगा, है ना। मॉइस्चर क्रिएट करता है, उससे बारिश वारिश होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पेड़ का अपना गुण क्या है, सेवा करना। अब उसी की तो इस तरीके से हम पेड़ से क्या सीख सकते हैं, परोपकार की भावना, है ना। पत्थर भी मारोगे तो आपके लिए पका हुआ अच्छा हुआ फल ही देगा, आपके जो परोपकार सीख सकते हैं हम लोग जो। उसी प्रकार हर चीज से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। चींटियों से कैसे मेहनत की जाती, कैसे डिसिप्लिन होकर के एक लाइन में चला जाता है, सीख सकते हैं ना। जितने चींटियां डिसिप्लिन होती है उतना तो इंसान भी नहीं होता है ना। मौका मिलते ही इंडिया में तो कहाँ से कौन सी बाइक और मौके की तलाश में रहते कि लाइन तोड़ करके आगे बढ़ जाए, समझ गए ना भाई। तो चींटियों से सीखने को मिलता है, हाथी से सीखने को मिलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी जो है अपने मद मस्त होकर के चलते रहता है कि नहीं। तो इस तरीके से प्रकृति से ही हमें कई सारे चीजें सीखने को मिलती है, उसी से हमारे नैतिक नियम भी बने हुए हैं। इवन प्रकृति से हमारे क्या बने हैं, आपके नैतिक नियम ही बने हैं ना। सूर्य आपका हमेशा प्रकाश देता है, 24/7 आवर्स, है ना। वो अपने नहीं आज नहीं दूंगा करके मना नहीं करता है। तो इसका मतलब है देना प्रकृति का नियम है ना। लेती नहीं है प्रकृति, तुमसे क्या लेती है बताओ, पृथ्वी तुमसे क्या लेती है, कुछ नहीं लेती। लेकिन हम जितना इंसान है सब लेने के लिए, है ना, भगवान के पास भी जाएंगे, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भिखारी टाइप के मांगते रहते, है ना, कि भगवान पास करा दे, भगवान नौकरी लगा दे, भगवान पैसे दे दे, भगवान बिजनेस चला दे। यही करते हैं ना, मंदिर में जाकर के क्या करते हैं, यही करते। तो हम भिखारियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। जबकि भगवान के पास जाकर के सिर्फ इतना ही बोलने की ज़रूरत है कि थैंक यू, धन्यवाद, जो दिया अच्छा दिया। इसलिए एक आरती में कई जगह आता भी है कि क्या क्या लागे मेरा, जो कुछ है तेरा, है कि नहीं। तो सिर्फ धन्यवाद देने के लिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। रियल देखा जाए तो कि 2 मिनट याद करो, जो भी सिचुएशन है, यदि उसने बुरी सिचुएशन भी दी है तो उसको भी धन्यवाद दो कि कुछ इसमें तुम्हारा आपका आप यदि आप मैंने कहा ना, आप यदि मान रहे हो कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं,
तो यदि कोई गलत भी हो रहा है आपके साथ, किसी कारण से कुछ गलत भी हुआ, तो उस समय भी धन्यवाद दोगे तो सिचुएशन तुरंत चेंज हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कुछ गलत होने लगता है भगवान को 10 गाली देने लगते हैं। अच्छा हो रहा है उस समय धन्यवाद नहीं देंगे कि जो अच्छा हो रहा है, सही सलामत पैदा हो गए, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख सही सलामत, नाक कान सब अच्छे तरीके से दे दिए, इतना ही खुश होने के लिए काफ़ी है। लेकिन उसके बाद भी हम भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, भगवान नौकरी नहीं लगा रहा है, भगवान किस घर में पैदा कर दिया जहाँ पढ़ने का टाइम, पढ़ने के लिए ठीक से माहौल ही नहीं मिल रहा है। ये सब हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। मतलब मैं भी, ठीक है, आप ही लोग की लाइफ से निकल के आया हूँ, तो सबकी अपनी सिचुएशन है। वो पैदा कहाँ होना है, मैंने कहा हमारे पिछले जन्मों के कर्म के आधार पे जहाँ पैदा होना था वो हो गया, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। तो उसके लिए भगवान को ना तो गाली देना है, धन्यवाद जरूर दे देना है, क्योंकि हम अपने कर्मों के हिसाब से ही पैदा हुए जहाँ पे होना चाहिए, तो उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। तो धन्यवाद दो उसको जो। और इस तरीके से यदि कुछ सिचुएशन खराब भी आ गई तो उसको तुरंत 2 मिनट शांत हो, थैंक यू बोलो कि आपने ही कुछ उसके अच्छा होगा करके। इसलिए कहा गया ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कभी कभी चीज़ें जो है अच्छे के लिए हो जाती है। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो प्रगति हमें सिर्फ देना सिखाती है, लेकिन आज हर कोई देना कोई नहीं चाहता है ना, दूसरे का छीन करके लेने के लिए सब उतावले बैठे हुए, है ना, भाई भाई थोड़ा सा प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा मिल जाए या करके लेने के लिए उतावले बैठे हुए, है कि नहीं। तो हम प्रकृति के नियम के खिलाफ चल रहे, इसलिए कहा जाता है कलयुग चल रहा है। प्राकृतिक नियमों के क्या चल रहा है आपके, जो है अग्नेश चल रहा है, इसलिए कहा जाता है कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग का अंत हो जाएगा, क्योंकि बुराइयां बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अब कैसे होगा वो तो नहीं पता है, परमाणु बम गिर करके भी हो सकता है, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे हैं। और वर्ल्ड वार हो गया धोखे से, तो आधी पूरी पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, 2 4 5 परमाणु बम गिरा दो, पृथ्वी खत्म। तो हमने ये पहला ऐसा समय है जहां पर हमने खुद अपने विनाश का क्या बना रखा है, हथियार बना रखा है पूरी तरह से। कर दिया, ठीक है, चलो मैं देखते। तो तो प्राकृतिक नियम सबसे बड़े होते हैं, है ना। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपके जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस पढ़ा होगा, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस। तो प्रकृति से सीखना है। तो प्रकृति देखो, प्रकृति को देखोगे तो प्रकृति को देखने से क्या लगता है कि यदि प्रकृति चाहती तो सभी को शाकाहारी बना के भेज देती, लेकिन कुछ जानवरों को उसने मांसाहारी बना के भेजा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो यहाँ पे रूल कौन सा चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है कि जो संघर्ष में जीतेगा वही जिंदा रहेगा, अदरवाइज समाप्त हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं आप शाकाहारी है, अब किसी ऐसे आइलैंड में फंस गए जहाँ पे खाना पीना कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बस आसपास पानी वानी है, मछलियाँ मछली अवेलेबल है, और उसमें से खा पी करके जिंदा रहना है आपको। तो आपका 2 ही चॉइस है, या तो मरने के तैयार हो जाओ, या फिर जो भी मिल रहा है वहाँ पे खाने के लिए तैयार रहो, है कि नहीं। तो वो तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम जीना चाहते हो या, है ना। एक प्लेन क्रैश किया था, एक प्लेन क्रैश किया था आपका जो है एंडीज माउंटेन चिली वाले रीजन में, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो है एक प्लेन क्रैश किया था, ईयर याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले। तो पूरा का पूरा बर्फीले क्षेत्र में, जहाँ पे ऊपर ऊपरी भाग है, पूरा का पूरा क्या था, स्नो एरिया था, पूरा का पूरा आइस कवर्ड रीजन था, वहाँ पे किया था। तो कुछ दिनों तक ढूंढा गया, प्लेन का कोई टुकड़ा ताकड़ा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि एंडीज, ठीक है बता रहा हूँ। तो हाँ, तो कुछ भी आपका जो है वहाँ पे ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, तो उन्हें लगे कि अब सब मर गए होंगे। लेकिन उसमें से लगभग कई सारे लोग जिंदा थे, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट मोर देन 40+ लोग आपके क्या थे, आपके जिंदा थे। तो उन्होंने आसपास कहा, कोई गांव वाव नहीं, पूरा वीरान एरिया। अब कुछ दिन तक तो उनके पास जो भी प्लेन में रहा होगा, थोड़ा बहुत चॉकलेट वॉकलेट जो भी खाने पीने की चीजें, 2 4 10 दिन में खत्म हो गया। हाँ, ठीक है। तो अब क्या है,
अब फाइनल बचा पानी, तो उन लोग मिल जा रहा था, बर्फ को पिघला करके सुबह दिन में जो है पानी जमा कर ले रहे थे और पीने के लिए पानी तो मिल जा रहा था। खाने के लिए अब खत्म, ना वहाँ पे पेड़ पौधे ना ही कुछ, सिर्फ बर्फ बर्फ है आपका जो है। अब एक ही रास्ता बचा, उसमें से एक व्यक्ति डॉक्टर था, तो उसने कहा कि भाई एक ही रास्ता बचा है जिंदा रहने का। ठीक है, ठीक है, जब मैं बोलूँ तो कहा ना कि बीच में नहीं बोलना है, ठीक है ना। उसे तो अब एक ही रास्ता बचा है कि आदमी का मांस, जो मर गए हैं उनका मांस खा करके जिंदा रहा जा सकता है। तो टफ काम था किसी के, हर किसी के लिए जो है। तो कई लोग तो एकदम विरोध किए कि नहीं, ये एक तो खाना भी मुश्किल है और अनैतिक है। आप क्या जो है किसी भी कानून या किसी भी प्रकृति के नियम के अनुसार मानव को मार करके खाना, मानव मानव को मार के खाए, जानवर मार के खा सकता है तुम लोग को ठीक है, शेर वेर के सामने आ जाओगे, लेकिन मानव मानव को मार करके खाए कहीं पर भी ये एथिकल नहीं कहलाएगा, मोरल नहीं कहलाएगा, अनैतिक कहलाएगा। तो नैतिकता की दृष्टि से भी गलत है। तो सभी लोगों ने विरोध किया कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम आदमी का मांस खा करके जिंदा रहे, उससे अच्छा है कि मरना पसंद करेंगे। लेकिन वो डॉक्टर था, मालूम है कि अब हमारे पास दो ही चॉइस है, तो जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, या फिर यही पड़े पड़े कुछ दिनों में मरना पड़ेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से तुरंत चेंज हो जाते हैं, है ना। मैं भी होता तो जिंदा रहने के लिए जो करना पड़ता करता। तो उसने जो है खुद ने पहला, और वो भी खुद अपनी सिस्टर जो मर गई थी उसकी, ताकि दूसरे का खाएगा तो थोड़ा सा विरोध हो सकता था, है कि नहीं। तो उसने खुद की सिस्टर, और मम्मी उसकी एक्सपायर कर गई थी उस प्लेन क्रेश में, सिस्टर का मांस निकाल करके खुद खाना स्टार्ट किया, बता रहा हूँ मैं, जीवन रहने के लिए। और फिर उसने ने कहा कि जो भी खाना चाहे तो खा सकता है। तो इस तरीके से वहाँ शुरुआत हुई। तो कुछ हिम्मत करके दो चार लोग वैसी कोशिश किए, और फाइनली उनमें से फिर उसी मांस को लेकर कुछ लोग रास्ता ढूंढने के लिए निकले, और 75 दिन बाद उनको कोई गांव मिला, दो तीन चार लोग निकले, तब उन्होंने फिर हेलीकॉप्टर्स लाए, और बाकी कुछ लोग बच गए थे, 20 22 25 लोग बच गए, बाकी तो क्योंकि बर्फीला तूफान आता था, बर्फीले पूरा का पूरा वहाँ पे रात को, तो उनमें भी कई सारे मर गए। तो फाइनली 20 22 लोग क्या थे आपके, जिंदा वापस आए। तो उनके पास एक ही चॉइस थी, या तो वहीं पे पड़े पड़े मर जाओ, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से। अब जो मर चुका है वो तो मर चुका है, अब हमें जिंदा रहना है, तो हमारे पास चॉइस एक ही बची है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, सर्वाइव किया था। तो हालांकि वो नैतिक है, लेकिन वहां पे जीवन जीने के लिए जरूरी था, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूल काम कर रहा था। तो प्रकृति क्या कहती है कि प्रकृति ये तो नहीं कहती कि 100% शाकाहारी की स्थिति प्रकृति में दिखाई नहीं देती है। प्रकृति में 100% शाकाहारी की स्थिति दिखाई नहीं देती है, अदरवाइज शेर के लिए भी कुछ घास फूस बना करके भगवान ने बना दिया होता, ठीक है। तो फाइनली मनुष्य भी जब पहली बार पृथ्वी पर आया होगा, तो सबसे पहले वह शाकाहारी तो नहीं रहा होगा, है ना। जीव जंतुओं को देख करके उसने भी फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह, फल फूल जंगल में जो भी है, और कुछ चीज़ों मांसाहारी, इसलिए कहा था ना कि आप अभी भले शाकाहारी हो, लेकिन आपकी कुछ 2 4 5 हज़ार साल पहले की पीढ़ियाँ जो होंगी आपकी, वो मांसाहारी रही होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीर बना है वो शाकाहार के लिए बना है, मांसाहारी टाइप की हमारी जो इंटेस्टाइन वगैरह है, वो अतड़ियाँ वगैरह वो इस तरीके से नहीं बनी है, ठीक है। तो इवोल्यूशन के दौरान जब मनुष्य ने आपका जो है पहले तो कच्चा मांस ही खाता था, फिर आग की खोज हुई तो भूंज करके खाना स्टार्ट किया। तो प्राकृतिक रूप से भी देखेंगे तो शुरुआत में मनुष्य शाकाहारी भी रहा होगा, कुछ चीजें खाता था, लेकिन मांसाहार भी खाता था जीवन जिंदा रहने के लिए, क्योंकि शाकाहारी में पता नहीं था कौन सा फल जहरीला होगा, कौन सा फल आपका जो है खाने लायक होगा। तो वहां पे भी रिस्क था आपका जो है, कुछ चीज़ें जहरीली भी हो सकती थी खाने के लिए। तो धीरे धीरे पता किया, कोई किसी फल को खा के कोई मर गया होगा, तो दूसरे को समझ में आ गया नहीं खाना है ना। जिसको खा के जिंदा रह गया उसको सोचा कि खा करके जिंदा रहा जा सकता है। इसी तरह से ट्रायल एंड एरर के हिसाब से चीज़ें क्या होंगी, डेवलप हुई है, सभ्यता का विकास हुआ है। तो यहाँ पर आपको जब लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि सीधी सी बात है कि प्राकृतिक रूप से तो वैसे पूर्णतः शाकाहार दिखाई नहीं देता है, मांसाहारी शाकाहारी दोनों साथ साथ दिखाई देते हैं। इसलिए यदि मनुष्य शाकाहारी या मांसाहारी, उसमें कुछ भी प्राकृतिक रूप से गलत नहीं है, उनकी अपनी खुद की चॉइस है। लेकिन फिर लास्ट में मैंने कहा कि एक बौद्धिक प्राणी होते के नाते, एक बौद्धिक प्राणी भगवान ने बुद्धि दी हमें जो है ना। हम लोग एकमात्र ऐसे पृथ्वी, बुद्धि तो और लोगों के पास भी है,
चिंपांजी के पास है थोड़ा कम है, मानव के पास सबसे ज़्यादा है। और बाकी लोग के पास भी, बिल्ली चूहा इनके पास भी कुछ ना कुछ होता ही है, तभी तो ये लोग भी आपकी भाषा समझ करके आपके हिसाब से ठीक है करते रहते हैं आपके जो। तो चूंकि बौद्धिक प्राणी है तो हमारा जो तार्किक मस्तिष्क है मतलब लॉजिकल माइंड है, तो लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि यदि आपके पास शाकाहार अवेलेबल है तो बिना वजह किसी जीव की हत्या करना कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत कहा जा सकता है ना। मैंने कहा कि यदि आपके पास शाकाहार अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा है ही नहीं अवेलेबल, तो फिर जो चॉइस है जो है वही मिल रहा है। तो जनरली क्या है कि जो नॉनवेज वाली कम्युनिटी है उनकी उत्पत्ति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में हुई, जैसे इस्लाम है तो मुस्लिम है, ये रेगिस्तान साइड में क्या हुए आपके जो है इस धर्म की उत्पत्ति हुई। और वहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु, पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं होंगे, जो भी होंगे जीव जंतु ज़्यादा मिलेंगे, है ना, गाय बैल भैंस ऊँट भेड़ ये सब मिलेंगे आपके जो। तो इसलिए उनका कल्चर है, उनके धर्म में नॉनवेज का प्रचलन हुआ। हम लोग की उत्पत्ति जो हुई है वो आर्यन गंगा के मैदान वाले क्षेत्रों में हुई है, हिंदू धर्म वगैरह की उत्पत्ति जो है जहाँ पे खेती किसानी पेड़ पौधे सब पर्याप्त हुआ करते थे, तो इसलिए हिंदू धर्म किसके कंटेक्स्ट में हुआ आपका जो है शाकाहार। तो उसको समझने के लिए हमें उसकी उत्पत्ति के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे नैतिक अनैतिक की बात नहीं है, बस चॉइस की बात है कि हमारे पास खाने के लिए क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना कह सकते हो कि एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते, एक तार्किक व्यक्ति होने के नाते हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास पर्याप्त रूप से शाकाहार अवेलेबल है तो बिना बात के किसी निर्जीव की हत्या करके अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाना कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा आपका जो है गलत कहा जा सकता है। वो भी कहा जा सकता है, गलत है नहीं, कहा जा सकता है। इस तरीके से आंसर आपका इसका लिखोगे तो लगेगा कि हाँ आप क्या है एक समझदार व्यक्ति है। नहीं तो बाबाओं की भाषा में लिखोगे कि, है ना, जैसे हम लोग ईद में बकरे कटते हैं तो बुराई करने लग जाते हैं हिंदू धर्म वाले, लेकिन हमारे भी तो करते हैं, जाके जाके देखो गांव में जा करके कुछ नहीं होगा तो सबसे पहले जनजाति लोग मुर्गा और बकरा काटते हैं। कई सारे काली मंदिर में आपका क्या होता है भैंस कटती है, बकरे बलि दी जाती है, हमारे हिंदू धर्म में भी दी जाती है कई जगह पे जो है। तो फिर वहां पे विरोध क्यों नहीं होता है? तो सभी की अपनी चॉइस है। हालांकि लॉजिकली देखेंगे तो दोनों गलत है, या धर्म का कोई मामला ही नहीं है। सिर्फ एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते भगवान कभी भी किसी जीव की हत्या से खुश नहीं हो सकता। यदि भगवान जीव की हत्या से खुश हो रहा है तो भगवान है ही नहीं। यदि जीव की हत्या से खुश हो रहा है तो भगवान हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? लॉजिकल माइंड इतना ही कहता है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना होता है, डील करना होता है ना। जैसे बलि प्रथा क्यों आई, वो भी यहूदी धर्म में क्या है कि हम अपने बुराइयों को टालने के लिए हम क्या कर देते हैं, बलि दे देंगे तो भगवान हमारी बुराइयां बलि के माध्यम से क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इस तरीके से बलि प्रथा का भी क्या हुआ था, प्रचलन में आता। तो ये सब प्रथाएं किसने बनाई, मनुष्य ने बनाई, है ना, अपनी सुविधाओं के लिए बनाई। गंगा में नहाने से पाप खत्म नहीं होते, ठीक है। तो मनुष्य ने मालूम है कि अपने आप को सुधारा नहीं, ये नहीं सोचा कि मैं पाप नहीं करूं, ठीक है। उसको मान ले कि इंसान है तो कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, पाप हो ही जाएंगे, तो गंगा में डुबकी लगा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। ये सब मनुष्य ने अपने सुविधा के लिए क्या कर दिया, बना लिया। आ रही ना बात समझ में? ये नहीं सोचा कि पाप करना ही नहीं है तो पाप धोने की जरूरत क्यों पड़ेगी, है ना। यदि आप बौद्धिक प्राणी है तो आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल तो होना ही चाहिए, मन पे इतना कंट्रोल तो होना ही चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है की पहचान कर सको। और कुछ जानबूझ करके, अनजाने में कुछ गलत हो सकता है लेकिन जानबूझ करके पाप नहीं कर सकते, और फिर उसके बाद नहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से याद रखना। एनीवे, तो यहाँ पे पहला वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब समझ गए कि हमें अपने मूल्यों से, है ना, वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमें अपने मूल्यों से तटस्थ रह करके, है ना, हमें अपने मूल्यों से तटस्थ रह करके क्या करना है, किसी भी चीज को समझने की कोशिश करना है, कोई भी निर्णय लेना है और कोई भी आंसर लिखना है। समझ गए? किसमें आंसर तो आपके 150-250 वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसी, यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ, समझ में आ गया? मूल्य तटस्थता का मतलब हो गया कि अपने मूल्यों से तटस्थ रहकर
अपने मूल्यों से तटस्थ रहकर क्या करना, आपका निर्णय लेना या कोई भी कार्य करना। आगे बस समझ में, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, टेक डिसीजन कीपिंग कीपिंग योर सेल्फ न्यूट्रल न्यूट्रल टू देयर वैल्यू। कुछ लिख लो भाई, मूल्यों से तटस्थ रहकर निर्णय लेना, टेक डिसीजन बाय कीपिंग योर सेल्फ न्यूट्रल टू योर वैल्यूज। आगे बस समझ में कि मूल्यों से तटस्थ रहना, हमारे मूल्य क्या है इसका डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वही डिसीजन क्या माना जाएगा, आपका बायस्ड माना जाएगा, सॉरी अनबायस्ड माना जाएगा, मतलब भेदभाव वाला नहीं माना जाएगा। आगे ना बस समझ में, कल के दिन में जज बन गए, सामने हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कैटेगरी वाले का जजमेंट देना है आपको, लेकिन आप है हिंदू या है मुस्लिम, तो जज का मतलब ही है कि न्यूट्रल होकर के डिसीजन देना है कि नहीं। तो आप अपने मूल्यों को वहां पे थोप नहीं सकते, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारे संविधान कहता है, उसके अनुसार क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। तो पहला हो गया वैल्यू न्यूट्रलिटी। दूसरा है आपका रीजनिंग माइंड, तार्किक मस्तिष्क। ना एथिक्स की क्लास टाइम का पता नहीं चलेगा, ठीक है, 1 घंटा बहुत कम हो जाता है एथिक्स की क्लास के लिए, क्योंकि समझाने के लिए। और ये सब जो कहानी कविता बता रहा हूँ, मतलब इधर उधर की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आपके नॉलेज के लिए ही है, फालतू चीज़ें नहीं है। ये सब ऐसे वैसे जो आ रहे हैं ना आज की डेट में, ऐसे है आप लोग के पास ऐसे का पेपर है ना, ऐसे का पेपर भी, हाँ मैं ऐसे का आपका पिछले 10-15 सालों का जो पेपर है वो आपकी इसमें भी दिया होगा, आपके जो बुक ले लिया ओनली अनसॉल्व में, उसमें पूरे आए हुए ऐसे दिए होंगे। तो ऐसे को एक बार देखो पिछले 5 सालों में क्या क्या ऐसे आए हुए है ना, एक जगह निकाल करके उसको लिखो और सोचो उसमें से क्या आंसर लिखना है। और ये सब जो पढ़ रहे हैं वो सब ऐसे वैसे में भी काम आएगा, नैतिकता से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं, तो ये पूरा पेपर आपका ऐसे की तैयारी भी करवाएगा। दूसरा याद रखना है, तार्किक माइंड से पढ़ना है। तार्किक आपका जो है किससे पढ़ना है, आपका जो है लॉजिकल माइंड से पढ़ना है। तार्किक मन, या यहाँ पे तो मन का, यहाँ पे माइंड का मतलब हो जाएगा ब्रेन से, मस्तिष्क। मैंने कहा ना कई जगह पे चीज़ें चेंज करनी पड़ती है हमें। तो रीजनिंग माइंड से पढ़ना है। तो रीजनिंग माइंड का मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा लॉजिकल माइंड क्या कहता है कि बिना बात के, यदि हमारे पास खाने के लिए शाकाहार अवेलेबल है, तो बिना बात के किसी जीव को सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने स्वाद के लिए, है ना, सिर्फ अपने स्वाद और स्वार्थ के लिए ही जीव की हत्या करना कहीं ना कहीं क्या है, गलत कहा जा सकता है। तार्किक माइंड यही कहता है। तो इस तरीके से लॉजिकल माइंड से पढ़ना है। क्या 100 गलत, एकदम 100% गलत बोलना, 100% सही बोलना, ये दोनों चीज़ें गलत है ना, कि हमारा तार्किक दिमाग क्या कहता है उसके हिसाब से एथिक्स के पेपर को पढ़ना है। आगे बस समझ में। उसके बाद है आपका जो है बैलेंसिंग माइंड, है ना, ये भी लगभग दोनों सेम ही है। बैलेंसिंग माइंड, संतुलित मस्तिष्क। संतुलित मस्तिष्क, संतुलित मस्तिष्क का मतलब जैसे मैंने बताया, ईड और ईगो, बीच वाली स्थिति, ईगो लेके चलना है कि नहीं, कि हमें बहुत ज़्यादा ना तो एकदम आइडियल होना है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ठीक है, आईएएस बनने के बाद समाज को पूरा अकेले ही चेंज कर दूंगा, पॉसिबल। तो बैलेंसिंग माइंड से पढ़ना है। बैलेंसिंग माइंड का मतलब फिर से संतुलित, संतुलन क्या है कि नहीं, जिससे किसी का नुकसान ना हो, उस बैलेंसिंग माइंड से पढ़ना है आपको जो है ना। हम आपका जो है जैसे अभी जो चल रहा है आपका मीडिया में, नेता लोग, बीजेपी पार्टी है सिर्फ हिंदू 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 कर रही है, अपोजिट वाले सिर्फ मुस्लिम 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 चिल्ला रहे। उसी प्रकार कुछ गधे बाबा टाइप के गधे बाबा लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू ये होना चाहिए लेकर के चल रहे। ये दोनों ही गलत है ना। हमारे देश की खूबसूरती किसमें है, साथ रहने में है। उनको नुकसान नहीं होगा, उनको कोई नुकसान नहीं है, ना नेताओं को नुकसान है ना बाबाओं को नुकसान है, नुकसान आम आदमी को। कैसे, मैं बताता हूँ। अब ये आपकी कॉलोनी है,
राइट। यहाँ पे आप हिंदू भी रहते हैं, कुछ मुस्लिम भी रहते हैं, और अदर समुदाय के लोग भी रहते हैं। अब उनके चक्कर में हिंदू वाले एक अलग गुट बनाने की, मतलब हिंदू हिंदू करके अलग से अपने आप को अलग फील कर रहे हैं, और उसके चक्कर में मुस्लिम लोग अलग फील करना स्टार्ट कर दिए। तो तो उनको कोई नुकसान थोड़ी होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग के बीच में इस सिर्फ कॉलोनी के अंदर ही आप में मनमुटाव आना स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति हम नकारात्मक हो जाएंगे, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा हमारा जो है। तो वहाँ पे चैन से आप रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ अब अपने आसपास पड़ोस में ही चैन से नहीं रह पाओगे, तो फिर आपका पूरा जीवन, क्योंकि आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते, हमेशा दिमाग में रखना है कि आप पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। घर है ना, कुछ अमीरों लोग को छोड़ दो, 10% लोग कहीं भी घर बना के 10 जगह बना लेंगे, लेकिन एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब आदमी तो एक घर भी बना ले जीवन भर में, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो हम पड़ोसी कभी चेंज नहीं कर सकते, कॉलोनी बहुत संभावना कम होती कि चेंज कर सके। तो डेफिनेटली अशांति किसकी ज़्यादा हो रही है? हमारी हो जाएगी। और थोड़े से स्वार्थ के, उनको वोट बैंक चाहिए, वोट चाहिए, चुनाव जीतना है उसके लिए फैला रहे, बाबा लोग अपनी दुकान चलाने के लिए फैला रहे, लेकिन नुकसान किसको होगा? आम जनता को, है ना। जैसे मैं जहाँ पे हूँ, मेरे जस्ट बात पूरी मुस्लिम कॉलोनी लगती है। यदि किसी कारण से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होती है, तो न वो नेता को नुकसान होगा जो वहाँ पे बीजेपी वाले हिंदू हिंदू चिल्ला रहे, न कांग्रेस वाले मुस्लिम मुस्लिम और बाकी चिल्ला रहे। नुकसान किसको होगा? आम जनता को होगा। मेरे बच्चे, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम है, ठीक है, हम लोग के बीच में अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तनाव नहीं है, लेकिन इसके कारण से कुछ हो सकता है कि तनाव, मेरे बच्चे उस कॉलोनी में जाके खेलते, आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें आम जनता नहीं समझ पाती है। तो हमारी खूबसूरती, हमारे देश की संस्कृति, और हमारा इसलिए कहते हैं हमारी संस्कृति समावेशी संस्कृति है, लेकिन ये लोग थोड़े से अपने लालच के लिए, अपने चुनाव जीतने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के कारण से, और ये टीकाधारी सिर्फ टीका लगा लेंगे, चंदन ऐसे पोत लेंगे और सोचेंगे कि हम ज्ञानी बन गए, है ना। 8वीं 10वीं 12वीं पास भी ठीक से नहीं हुए, ठीक, 2 4 10 ठो संस्कृत वाले ग्रंथ पढ़ के रट लिए, और उसके बाद क्या समझ लेते अपने आप को? ज्ञानी व्यक्ति समझ के। अब लोग क्या है कि लोग, मैंने कहा लोगों में उतना लॉजिकल माइंड है ही नहीं। कौवा कान ले गया, लोग ये नहीं देखेंगे वास्तव में कौवा कान ले जा सकता है कि ले जा सकता है, वो तो उसके पीछे भाग जाते हैं। तो उन्हीं को वो लोग क्या करते हैं? फायदा उठाते, अपनी दुकानें चला रहे, है ना, बड़ी बड़ी। इतना उन लोगों को क्या होता है? सबसे आसान तरीका है बाबा बन करके पैसा कमाना, इजी मनी आती है आराम से, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सामने वाला आके 10 10 रुपये भी डाल रहा है, 1 लाख की भीड़ आ गई, तो 10 10 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख नहीं, में 1 लाख इंटू 3 लाख करो, करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गए, ठीक है, समझ गए ना भाई? तो ये इजी मनी के लिए बाबा लोग अपनी क्या कर रहे हैं? दुकान चल रहे। सिर्फ 10% होंगे जो अच्छे साधु संत होंगे, जो वास्तव में सही समाज के लिए सही ज्ञान नॉलेज जो है रे करके चलते हैं, बाकी 90% आपके वही है। एनीवे, तो ये समझ में आ गया संतुलित माइंड। और लास्ट है हमारा कंटिन्यूम अप्रोच। कंटिन्यूम अप्रोच, सातत्य आपका दृष्टिकोण। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जैसे मैंने कहा कि 100% ना तो कुछ गलत होता है, नहीं 100% कोई चीज सही हो सकती है। नैतिकता में, है ना, 100% कोई अनैतिक नहीं हो सकता है, ना 100% कोई व्यक्ति नैतिक हो सकता है। इन दोनों के बीच की स्थिति हो सकती है। जैसे मैं अपने आप को रखूं तो इन 50 से 100 के बीच में इधर कहीं पे एग्जिस्ट करता हूँ, है ना। और बाकी तुम अपने आप को रख लो, कहाँ रख सकते हो? नैतिक अनैतिक में। आई ना बस समझ में? तो ये अप्रोच क्या कहलाता है? सांतत्य दृष्टिकोण। सांतत्य दृष्टिकोण कहलाता है, सांतत्य अप्रोच कहलाता है। आ रही बस समझ में? तो जब भी आप एथिक्स का आंसर लिखेंगे तो एकदम 100% हाँ एकदम सही है करके नहीं लिखना है, नहीं 100% कोई चीज़ गलत है करके लिखना है। इनके बीच की स्थिति में कहाँ पे कौन सी स्थिति हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? आंसर लिखना है। आ रही बस समझ में? तो एक कॉन्टिन्यूम अप्रोच लेकर के चलना है। क्लियर पॉइंट? तो ये याद रखना। कल से फिर हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिलेबस का, इसेंस ऑफ एथिक्स। कल सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इसेंस ऑफ एथिक्स का सार।
हाँ, सिलेबस हमेशा लेके आया करो, सिलेबस को हमेशा देखते रहो, आए हुए क्वेश्चंस उसके साथ, आज नोट्स आज नहीं तो कल मिल जाएंगे आपको आपका। हाँ, कल मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी तो जो पढ़ा रहा हूँ शब्द है उसी को समझो। नीति शास्त्र या नैतिकता का सार क्या है ना, ये कल हम लोग पढ़ेंगे, पहला टॉपिक सिलेबस में, पहला टॉपिक। हाँ, ये मेरा तार बाहर चौक से जस्ट, हाँ, मेरा रास्ते में ही है, पास में तार बाहर चौक से जो अंदर एक इंदिरा कॉलोनी करके है, हाँ वहीं पर है, पास में ही है। ठीक है।